एमए फाइनल ईयर के एक विषय नगरीय भूगोल के एक टॉपिक या विषय नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हम इस चैप्टर में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि विषय क्षेत्र क्या होता है। विषय क्षेत्र का मतलब है कि हम नगरीय भूगोल में किन किन विषय वस्तुओं की ओर ध्यान देंगे, मतलब इसमें क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। यद्यपि बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं जैसे कि डीएल फोले, डेविस और हेरोल्ड कार्टर और साथ ही डॉक्टर जीएस घोषाल, इन सभी ने इस नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बताया है। साथ ही पी अमृतलाल, आर डिकिंसन आदि भूगोलवेत्ताओं ने भी इसके बारे में बताया है। लेकिन हम इस चैप्टर में नगरीय भूगोल में जिन जिन बातों का अध्ययन किया जाता है या उस विषय क्षेत्र के बारे में कितने प्रकारों में हम बता सकते हैं इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन करना ज़रूरी है। नगर का एक इकाई के रूप में अध्ययन का मतलब है कि इसके अंतर्गत हम लोग नगर के बसाव स्थान, बसाव स्थिति और साथ में स्थिति का अध्ययन करते हैं। मार्गों के आधार पर उसकी केंद्रीयता को आंका जाता है और नगर की उत्पत्ति और विकास में कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ समय विशेष पर उत्तरदायी है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जब हम कुछ पॉइंट्स के रूप में इसका अध्ययन करते हैं तो देखिए आप सामने आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जिन नगर के विषय क्षेत्र को बताने के लिए जिन 4 पॉइंट्स का अध्ययन 4 पॉइंट्स का तत्व को व्यक्त किया है, उनमें से पहला पॉइंट है नगर का इकाई के रूप में अध्ययन, और उसका भी जो पहला पॉइंट है वो है बसाव स्थान, बसाव स्थिति और नाभीयता। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि जो नगरीय भूगोलवेत्ता है वो नगरों का अध्ययन करने में सबसे पहले ये देखता है कि नगर किस स्थान पे बसा हुआ है, नगर किस स्थान पर बसा हुआ है, और ये देखने के बाद में उसके चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थितियों के बारे में देखता है। तो इस प्रकार से जब हम बसाव स्थान की बात करते हैं तो नगरीय भूगोल में हम ये मान के चलते हैं कि ये वो भूभाग है जिस पे नगर बसा हुआ है, उसी पर नगर का जन्म हुआ है और वो इसी पे वो फैल गया है। ये जो निश्चित स्थान है उस निश्चित स्थान की भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं और साथ में वहाँ का धरातल कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी के स्रोत क्या है, आवागमन के प्राकृतिक साधन कैसे हैं। कोई नगर अगर नदी के किनारे या उसके बीच से होकर जैसे कोई नदी है वो उस नगर के किनारे पर है या उसके बीच से होकर जाती है तो उसकी प्रकृति कैसी है, नगर की बनावट किस दिशा में है, ये उसके बसाव स्थान पर निर्भर करता है। वैसे ये आप मेरे हिसाब से आप इन पॉइंट्स को जान करके आप खुद भी किसी भी नगर के बसाव स्थान को बता सकते हैं, उसके विषय क्षेत्र बता सकते हैं। जैसे हम लोग आप लोगों ने अब आप एमए तक पहुंच गए हैं, आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ा है, तो उसके शुरुआत के चैप्टर्स में भी हम धरातल का, मिट्टी का, पानी के स्रोत का, आवागमन के प्राकृतिक साधनों का अध्ययन करते हैं। तो ये वो जो हमारा अध्ययन है वो हमें एक तरह से इसके लिए एक विशेषता प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से किसी नगर का अध्ययन करें। अब जैसे मैं उदाहरण आपको बताती हूँ कि वर्तमान में जो पेरिस जो शहर है उसके मध्य में सोन नदी में एक छोटे से द्वीप से नगर का बसाव प्रारंभ हुआ था। अब उस समय क्योंकि आप जानते हैं कि वो समय अलग था, राजा महाराजाओं का समय था, आजकल की तरह से कानून, पुलिस, न्यायालय आदि की व्यवस्था आज की तरह से नहीं थी। उस समय की हालांकि न्याय व्यवस्था अलग होती है, तो उस समय जब संकट के समय सुरक्षा की दृष्टि से वो एक उपयुक्त स्थान था। ये है कि भाई आप जो नगर निर्माता होता है वो जो अपना बसाव स्थान चुनता है उसे द्वीप, पहाड़ी, 2 पहाड़ियों के बीच का प्रदेश, समतल चौरस प्रदेश, उस क्षेत्र में उस स्थिति के अनुसार चुनता है। पहले मध्य युग में नगरों का विकास नदी घाटी के किनारे और निम्न भूमि स्थानों पर हुआ। इस स्थान द्वारा नगर को
व्यापार, जलापूर्ति, परिवहन की सुविधाएं मिलती थी। धीरे धीरे पहले नदी के किनारे के स्थान नगरों के बसाव के लिए उपयुक्त स्थान माने जाते थे। फिर धीरे धीरे रेलों और सड़कों का विकास हुआ तो प्राचीन मान्यताएं बदल गई। 19वीं शताब्दी के मध्य में रेलों का विकास हुआ और रेल और सड़क मार्ग नगरों के लिए उत्तम बसाव स्थान माने गए। आप देख लीजिए कितना अंतर आ गया है। प्रारंभिक काल में जैसे जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, टाइम था, उस समय अलग तरह से नगरों के बसाव स्थान को देखा जाता था और वर्तमान काल में अलग तरह से देखा जाता है। इस बसाव स्थान का हमें बहुत गहनता से अध्ययन करना होता है। बड़े बड़े नगरों का बसाव स्थान तो बिल्कुल ही बदल जाता है। साथ में वह नगर की आकारिकी पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारक है ये, मतलब बसाव स्थान, कि भाई उस नगर का आकार किस प्रकार का होगा। साथ ही जब हम इन बसाव स्थान के बाद में हम बसाव स्थिति का अध्ययन करते हैं, इसका तात्पर्य है आसपास के क्षेत्र में नगर की स्थिति। अब आसपास के क्षेत्र में नगर की स्थिति कैसी है, नगर के आसपास का जो भौतिक या प्राकृतिक परिवेश है वो कैसा है, किस प्रकार के लोग नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसमें उन साधनों या मार्गों का भी अध्ययन होता है जो नगर या उसके निकट से होकर गुजरते हैं। बसाव स्थान बसाव स्थिति में जो पहले जो अंतर किया, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा कि ये दोनों शब्द हैं तो एक से ही, जैसे बसाव स्थान भी एक सा लग रहा है, बसाव स्थिति भी एक सी लग रही है, लेकिन इन दोनों का सबसे पहले अंतर रेटजेल नाम के भूगोलवेत्ता ने किया था। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि बर्लिन नगर का अध्ययन किया और ये बताया कि ये ऐसे स्थान पे बसा है जहाँ उसके बड़ा नगर बनने की संभावना थी नहीं, लेकिन जर्मनी के उपजाऊ उत्तरी मैदान में इसकी बसाव स्थिति ही इसके विकास का कारण बनी। अब देखिए कि जो जर्मनी जगह है वहाँ पर उसके जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ उत्तरी मैदान बना हुआ है, तो जब आप कोई ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है तो धीरे धीरे अपनी उपजाऊपन के कारण उसमें लगातार विकास आता जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हम उसमें उत्पन्न कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उनसे बहुत अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं और फिर एक वो बड़ा नगर बन जाता है। साथ में आप देखिए जब हम बसाव स्थान बसाव स्थिति और स्थिति की बात करते हैं तो अब सबसे पहले यही सवाल आता है कि अभी स्थिति क्या है ये। तो इस नगर की स्थिति को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक वास्तविक और दूसरी सापेक्षिक। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वास्तविक या जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। वास्तविक स्थिति का मतलब है कि किसी भी शहर की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, और साथ में ये तो हो गई आपकी वास्तविक स्थिति किसी भी शहर की, और किसी भी भूगोल के विद्यार्थी को जो हमें तक पहुंच सकता है, वो पहुंच गया है, वो आराम से अक्षांशों और देशांतरों के बारे में, उस शहर के अक्षांश देशांतर के बारे में जान सकता है, बता सकता है। और साथ में जो दूसरी एक प्रकार की स्थिति है सापेक्षिक स्थिति, वो है स्थापित स्थानों से दूरी और दिशा की सापेक्षिक स्थिति। जब हम भौगोलिक वर्णनों को देखते हैं तो उन भौगोलिक वर्णनों में नगरों की स्थिति उसके इतिहास की झलक भी दिखाती है जैसे मैंने आप देखते हैं कि जो इतिहासकार होता है वो घटनाओं के बारे में अपना आलोचनात्मक निर्णय देता है, उसके महत्व व घटनाओं का आपसी संबंध का ज्ञान कराता है। इसी प्रकार से जो भूगोलवेत्ता है वो भी किसी क्षेत्र में मानव समूह के पाए जाने और मानव के द्वारा उस स्थान को चुने जाने के कारणों पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि भाई भूगोल गज़ेटियर्स के द्वारा कि हमें उस क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार की है, इस बारे में पता चल जाता है। अब जो अगला पॉइंट है इसमें वो है नाभीयता या केंद्रीयता। भूगोलवेत्ता जो होते हैं वो नगर के महत्व को मार्गों की दृष्टि से निर्धारित करते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई नगर है, उसके वो कितने मार्गों का मिलन स्थल है और कैसे मार्ग वहाँ पर मिलते हैं। इससे ये बात जो है उसके किसी नगर के विषय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो नगर जितने अधिक मार्गों से जुड़ा होता है उसका विकास भी उतनी तेज़ी से साथ होता है। ये तो खैर हम सभी जानते हैं, हम लोग भी। आप देखिए अपने पापा से बात कीजिए, या आप कुछ भी अगर ऐसा देखते हैं कि वो पापा यहाँ क्यों रह रहे हैं हम, या आप किसी ऐसी जगह को ही क्यों चुनते हैं कि जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड होता है सड़कों से, ट्रेन से, एयरपोर्ट से, क्योंकि हमें जैसे ही किसी चीज़ की आवश्यकता होती है
तो हम उन सड़क मार्गों से, रेल मार्गों से और ट्रेन, एयरपोर्ट्स वगैरह से हम अपने सारे कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो नगरीय बस्ती की स्थिति, आकार और कार्य का मूल्यांकन उसके प्राकृतिक मार्गों के रूप में ही किया जाता है। नगर की नाभीयता न तो उसके भौतिक वसाव से जानी जा सकती है, न मानव निर्मित मार्गों द्वारा जो बस्ती में होकर या बस्ती से अन्य स्थानों जाते हैं, बल्कि इस बात से उसकी नाभीयता का पता लगता है कि इन मार्गों पर कितना ट्रैफिक चलता है। आप लोगों ने ये मेरे 2-3 सेंटेंस पर ध्यान दिया होगा कि भाई हम लोग जो है केवल कितना ट्रैफिक उन मार्गों पर चलता है ना, मार्गों पर चलता है, उसी से हम इसका अध्ययन करेंगे और इस बात से उसकी नाभीयता का पता चली जाता है हमें। दूसरे शब्दों में नगर को मार्गों के केंद्र के रूप में मानकर उसके कार्यों को आधार मानकर नगर की नाभीयता को मापा जा सकता है। ये वे केंद्रीय कार्य होते हैं जिनके द्वारा नगर अपने समीपवर्ती प्रदेश व बस्तियों से संबंध जोड़ता है। यानी कि जितना अधिक वो और दूसरे क्षेत्रों से जुड़ा होगा उसकी नाभीयता का पता चलेगा और इसी से उस नगर के विकास के बारे में पता चलेगा। अब इसके क्योंकि अभी ये जो विषय है बहुत लंबा है तो इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे।